welcome to Student Tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. जैसा कि आप सबको पता है कि आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसी को हम कर रहे हैं कंटिन्यू, उसी टॉपिक को हम कर रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी उसको छोटा सा एक रिवीजन करके और फिर हम इसको स्टार्ट कर देते हैं आज की हमारी क्लास को। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस पूरे यूनिवर्स में जो साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने कंक्लूड किया, बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाता है? एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। यही अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन हम अगर सिर्फ अर्थ की बात करें तो ये कहलाता है ग्रेविटी। ये क्या कहलाता है? ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है, उन्होंने अपना एक लॉ भी दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी दिया। तो उसमें उन्होंने बोला कि उनका जो लॉ था उसमें उन्होंने बोला कि एवरी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है? वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है? एक फोर्स एक्सर्ट करता है। ये जो फोर्स है वो उन दोनों बॉडीज के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, यानी उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसमें उन्होंने कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट ए है, मान लो ये, और ये है ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि दोनों के बीच में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? एक अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। ये फोर्स जो है ये फोर्स एफ जो है वो क्या है? वो इन दोनों के मासेस यानी एम ए और ये क्या है? एम बी। ठीक है, यानी अगर इसको हम 1 मान लें और इसको हम 2 मान लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? m1 और ये क्या हो जाएगा? m2। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट 1 है और ऑब्जेक्ट 2 है, इसके जो मासेस हैं m1 और m2, ठीक है, ये क्या होंगे? ये उस फोर्स जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है, एक जो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, वो फोर्स इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, ये जो है अभी हम क्या करने जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं, उन्होंने लॉ तो दे दिया, लॉ के साथ साथ उन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया जो कि क्या है, जो कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे उसको डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा जो चीजें उन्होंने लॉ में कही थी हम उसी चीजों को ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो फोर्स है वो दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के क्या है? प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2 और इसके बीच में क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है ये? प्रोडक्ट है। फिर उन्होंने कहा कि फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उन्होंने कहा कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के। तो बीच का जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे? यहां से लेंगे? किसी भी नहीं, इसका जो सेंटर होगा ना, जो ऑब्जेक्ट का सेंटर होगा, यानी यहां से लेकर यहां तक, ये जो सेंटर होगा, सेंटर की जो डिस्टेंस होगी हम वो लेंगे। क्या लेंगे? सेंटर की जो डिस्टेंस होगी हम वो लेंगे। क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट है 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2, ये दोनों का ही हर एक पॉइंट, मतलब ये पॉइंट भी इसके इस पॉइंट पे फोर्स लगाएगा, ये पॉइंट भी इसके इस पॉइंट पे फोर्स लगाएगा, ये पॉइंट भी इसके इस पॉइंट पे फोर्स लगाएगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट 1 का हर एक पॉइंट जो है ऑब्जेक्ट 2 के हर एक पॉइंट पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। और ऑब्जेक्ट 2 का हर एक पॉइंट जो है ऑब्जेक्ट 1 के हर एक पॉइंट पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो हम एक एक पॉइंट तो नहीं ले सकते ना, तो हम क्या करते हैं? हम ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट होता है हम उससे क्या कर लेते हैं? डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये F जो हो गया वो क्या हो गया? वो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, ठीक। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है। ठीक है, अब हम क्या अब ये तो हो गया हमारा। ठीक, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे?
कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक है, बोथ इक्वेशंस 1 एंड 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फाइनल, एफ प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब तो ये जो हमारे फॉर्मूला ऐसे तो नहीं रहेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ की प्रोपोर्शनैलिटी जो है उसको हटाना पड़ेगा। अब आपको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो हमने लगाया F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो है ये है हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी कि ये हमारा है फॉर्मूला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का, ठीक है। लॉ तो हमने देख लिया, लेकिन उस लॉ से जो हमने यहाँ पे क्या निकाल फॉर्मूला डिराइव किया वो ये है, ठीक है। अब बात आई कि ये जो G है, ये जो G है ये क्या होता है, तो G क्या है, G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ठीक, कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा G। अब क्या है, अब ये जो G है और ये जो फॉर्मूला है, पहले इस फॉर्मूले की बात करें, ये जो फॉर्मूला है ये पूरे इनवर्स में कहीं भी हो ये फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इस पूरे यूनिवर्स में जहां भी आप जाओगे ये फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है। और ये जो G है, ये जो G है, इस G की वैल्यू यूनिवर्स में कहीं भी आप जाओ, या आप मून पे जाके लो या आप मार्स पे जाके लो, कहीं भी जाके आप अपना फोर्स निकालो या कुछ भी निकालो, लेकिन ये जो G की वैल्यू है, ये G की वैल्यू हर जगह क्या होगी, सेम होगी, हर जगह क्या होगी, सेम होगी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, और जो है इसका जो यूनिट है SI यूनिट वो हम कैसे निकालेंगे, हम उसकी भी यहाँ पे बात करेंगे। तो इसको पहले एक बार मैं फिर से आपको क्विकली समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम G की बात करेंगे। पहले जो लॉ था उसमें बोला गया कि F क्या है, दो बॉडीज के जो मास है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारी दो बॉडीज के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट के, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, ठीक है। फिर बोला गया लॉ के दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया कि जो फोर्स है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हमने वो भी लिख लिया भाई। अब हमने क्या किया, हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए, हमने दोनों एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद हमने देखा कि F और प्रोपोर्शनलिटी कौन से, उसके बाद m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हुआ। अब हमको क्या काम करना था, हमको करना था कि ये प्रोपोर्शनलिटी जो है उसको हटाना था, और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको वहां पे कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो हमने क्या किया कि प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमने एक कांस्टेंट लगाया कैपिटल G, ठीक है। इस कैपिटल G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका ये मतलब है कि ये G की वैल्यू जो कुछ भी होगी, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, जो कुछ भी होगी वो क्या होगी, वो पूरे इस यूनिवर्स में सेम होगी। क्या होगी, पूरे यूनिवर्स में सेम होगी। और इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी आप जो है अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वो यही सेम फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात जो है वो समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस G की बात करने वाले, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल लॉ था उसका जो फॉर्मूला था वो तो हम देख चुके कि भाई वो क्या कह रहा था। अब हम बात करते हैं इस G की, जो कि हमारा है कांस्टेंट। भाई अगर हम बात कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है हर जगह सेम होगी, तो इसका मतलब है कि इसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए ना। तो G की वैल्यू होती है, G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं ये जो SI यूनिट है, ये जो SI यूनिट है उसकी, ठीक है।
क्योंकि हमको यहाँ पे एसआई यूनिट तो लगाना ही है। तो अभी तक तो हमने एसआई यूनिट निकाला ही नहीं, तो हम लगाएंगे कैसे? तो इसलिए वैल्यू तो इतनी है, जब हम एसआई यूनिट यहाँ निकाल लेंगे तो हम यहाँ पे एसआई यूनिट भी लिख देंगे। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। ठीक, किसकी बात करेंगे? एसआई यूनिट। ठीक, एफ इक्वल टू क्या है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमको किसका निकालना है? एसआई यूनिट जी का निकालना है। तो हम क्या करेंगे? जी को यहां रखेंगे और सारी चीजों को एक तरफ रखेंगे। तो क्या हो गया? जी यहां रहा, m1 जी यहां रहा, और ये r कहां चला गया? इधर। तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 एंड m2। ठीक है, क्या हो गया? ये यहां चला गया, ये नीचे चला गया। ठीक है, कहां चला गया? ये नीचे चला गया, और आर स्क्वायर यहां चला गया। तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक, अब क्या है? अब हम ये जितने भी चीजें हैं यहाँ पे हमारे पास, हम क्या करने वाले हैं? हम इन सब का जो एसआई यूनिट है उसको लिखेंगे। एफ का फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। आर जो डिस्टेंस है उसका एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर। ठीक है, ये क्या है? स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। ये क्या है? हमारा मास है, तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। केजी इंटू केजी। तो जी की एसआई यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये हो गई हमारी जो जी है उसकी एसआई यूनिट। क्या हो गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। हमने क्या किया? पहले फॉर्मूला लिखा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का। उसके बाद हमने जी को एक तरफ लेके आए हम लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमने सारी चीजों को लेके चले आए। ठीक है, अब उन सारी चीजों का हमने क्या लिख लिया? एसआई यूनिट लिख लिया। फोर्स के एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। ठीक है, और जो हमारा मासेस है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। तो हमने क्या? न्यूटन मीटर, और यहाँ पे क्या? आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। केजी इंटू केजी, तो ये क्या होगा? केजी स्क्वायर। अब एक काम हमारा बाकी है, हमने यहाँ पे क्या किया था? एसआई यूनिट नहीं लिखी थी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम लिखने जा रहे हैं इसकी एसआई यूनिट। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये है इसकी वैल्यू, जो कि इस यूनिवर्स में कहीं भी हो हर जगह क्या होगी? सेम होगी। हर जगह क्या होगी? सेम होगी। अब यहां तक तो हमने बात कर दी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, भाई जाहिर सी बात है कि जब हम यूनिवर्स की बात करें कि यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है? फोर्स लगाता है। तो हमारे प्लैनेट्स भी तो इस यूनिवर्स में ही आते हैं ना। तो हमारे प्लैनेट्स क्यों अपने ही ऑर्बिट में क्या करते हैं? घूमते हैं। अगर आपने सोलर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वहां पे क्या है कि वहां पे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं? एक ऑर्बिट में, एक उनका फिक्स ऑर्बिट होता है, उसमें क्या करते हैं? वो रिवॉल्व करते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। ठीक है, सन के चारों तरफ। और हमको ये भी पता है कि जो हमारी अर्थ है उसके भी चारों तरफ क्या करती है? मून क्या करता है? वो भी चक्कर लगाता रहता है। तो यानी मून भी जो है अर्थ पे फोर्स लगा रहा होगा, अर्थ भी क्या कर रहा होगा? मून पे फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं जा रहे हैं? या जो सन है वो भी सारे जो जितने भी प्लैनेट्स हैं उन पे अपना लगा रहा होगा फोर्स, और सारे प्लैनेट्स भी क्या कर रहे हैं? सन पे फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन ऐसी कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से जो प्लैनेट है वो अपनी ही जगह पे क्या कर रहे हैं? अपने ही सेम ऑर्बिट पे क्या कर? रिवॉल्व कर रहे हैं। अपने सेम ऑर्बिट पे क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं सन के चारों तरफ, लेकिन वो उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। ना वो सन के पास जा रहे हैं, ना ही सन के दूर जा रहे हैं। वो सेम ही अपने पाथ पे क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं।
तो ऐसी कौन सी चीज है जो उनको वो अपने सेम पोजीशन पे रहने के लिए जो है वो उसको बांधे हुए है। तो अभी हम करेंगे इसकी बात। तो क्या है कि अब मान लें कि ये है हमारा कोई किसी का भी ऑर्बिट है, ये है बीच में है ये सन, क्या है ये सन है, ठीक है। और ये है हमारा कोई भी प्लैनेट, मान ले कि ये हमारा अर्थ है, क्या है अर्थ है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इस ऑर्बिट में सन के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक। अब क्या कौन सी ऐसी चीज है जो अर्थ को पकड़े हुए, जो सन के पास नहीं जाने दे रहा। तो इस अर्थ पे दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। अगर जैसे हम लोग ने बात की थी तो हम लोग ने देखा था कि जब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को या अपने स्टेट को कब नहीं चेंज करता है, जब उस पे एक बैलेंस फोर्स लगा होता है। अगर ये पेन है, ठीक है, मैंने इस पे इस तरफ से फोर्स लगाया और इस तरफ से फोर्स लगाया, ये कब नहीं हिलेगा, ये ऐसे कब तक रहेगा, ये ऐसे कब तक रहेगा, जब तक कि ये फोर्स और ये फोर्स क्या रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, यानी बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अगर 5 न्यूटन का फोर्स ये वाला मेरा हाथ इस पे लगा रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स ये वाला मेरा हाथ इस पे लगा रहा है, तो ये पेन कहीं भी क्या करेगी, मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर मैंने इस फोर्स में थोड़ा भी चेंजेस किया, अगर मान लो ये 5 न्यूटन का लगा रहा है और ये 10 न्यूटन का लगाने लगे, तब क्या होगा, मेरा जो पेन है वो किधर मूव करेगा, जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा है उधर मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, क्योंकि इस पे लग रहा है अनबैलेंस फोर्स। क्या लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, समझ में आया। पहले क्या लग रहा था, बैलेंस फोर्स लग रहा था। पहले 5 न्यूटन ये भी लग रहा था, 5 न्यूटन ये भी लगा रहा था, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या था, चेंज था, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था। एक ये इधर लगा रहा है और ये इधर की तरफ लगा रहा है, इसलिए बैलेंस फोर्स की वजह से ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा था, ठीक। लेकिन जब अनबैलेंस फोर्स लगने लगा, एक जो मेरा हाथ है वो 5 न्यूटन का, एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाने लगा, तो उस टाइम पे क्या हो गया, ये पेन जो है मूव करने लगी। और किधर मूव करने लगी, जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा था। तो अभी हम यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं बैलेंस फोर्स की बात। अब कोई ना कोई ऐसा बैलेंस फोर्स इस अर्थ पे तो लग रहा है या प्लैनेट्स पे लग रहा है, जो कि इसको अब उसके ऑर्बिट से मूव नहीं करा पा रहा है, ठीक है। उस पे कोई ना कोई बैलेंस फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, अपने ही ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के कहीं भी नहीं जा रहा। अब हम ये देखते हैं कि ये कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करती है, मूव करती है, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करती है, मूव करती है, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे उस पर किस तरह का फोर्स लगता है। तो उस पर दो तरह का फोर्स लगता है। क्या लगता है, इस पे दो तरह का फोर्स लगता है। एक लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, एक किधर लगता है, एक सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। क्या लगता है, एक सेंटर की तरफ लगता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और एक लगता है बाहर की तरफ, एक क्या लगता है, बाहर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो अंदर की तरफ सेंटर की तरफ लगेगा, मान लो जो सन की तरफ लगेगा, उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर की तरफ लगेगा उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो इस अर्थ पे दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों ही फोर्स का जो अमाउंट है वो क्या है, वो इक्वल है, ठीक है। वो इक्वल होने की वजह से, यानी कि इस पे बैलेंस फोर्स लगने की वजह से ये क्या कर रहा है, ये अपने ही ऑर्बिट में क्या कर रहा है, घूम रहा है, अपने ऑर्बिट को छोड़ के कहीं भी नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि इस पे दो तरह के फोर्स लग रहे हैं और दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। क्या है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। एक तो जो इस सेंटर की तरफ लग रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो सर्कुलर ऑर्बिट में कोई भी चीज अगर घूमती है, चक्कर लगाती है, तो उसमें क्या होता है, एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है।
क्या होता है, एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, और एक लगता है बाहर की तरफ जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों ही फोर्स जो है अमाउंट में इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि कोई भी प्लैनेट जो है अपना ऑर्बिट छोड़ के नहीं जा पाता, ना वो जाके सन में कोलाइड हो जाता है, ना ही वो सन से दूर जा पाता है। क्यों? क्योंकि उस पर एक बैलेंस फोर्स लगा हुआ है, उस फोर्स की वजह से वो क्या करता है, अपने ही ऑर्बिट में घूमता रहता है। तो ये बात आपको समझ में आई, क्योंकि हम लोग इससे पहले जो है हम पढ़ चुके थे कि जो भी ऑब्जेक्ट हैं, हम अर्थ की बात जब कर रहे थे, तो जो भी ऑब्जेक्ट थे तो वो क्यों नहीं एक दूसरे से, जब अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है तो क्यों नहीं सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड हो जा रहे हैं या लड़ जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं उससे ज्यादा फोर्स जो है अर्थ लगा रही है हर एक ऑब्जेक्ट पे। इसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या करता है, वो उससे भिड़ता नहीं है, उससे लड़ता नहीं, उससे जाके कोलाइड नहीं होता है, ठीक है। अब जो है, अब हम जब अर्थ से बाहर निकल रहे हैं तो हम अपने सोलर सिस्टम में जा रहे हैं, वहां पे हमने देखा कि वहां पे भी क्या है कि प्लैनेट्स जो हैं वो घूम रहे हैं, वहां पे भी अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने क्या बात की थी कि ये यूनिवर्सल है, ठीक है, यूनिवर्स लेवल पे उन्होंने ये अपना लॉ दिया था। तो वहां पे भी फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही, ताकि जो भाई, क्योंकि जो सन है वो तो बहुत बड़े अमाउंट का है ना, बहुत उसका वेट ज्यादा है, तो वो सारे प्लैनेट्स पे क्या है, फोर्स भी ज्यादा अमाउंट का लगा रहा होगा। लेकिन सारे प्लैनेट जो है वो चले क्यों नहीं जा रहे हैं सन के पास, या सन ही आ जाता प्लैनेट्स के पास, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका रीजन ये है कि वो सारे प्लैनेट जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में उन हर एक प्लैनेट पे दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसके अपोजिट डायरेक्शन बाहर की तरफ लगता है। ये दोनों ही फोर्स बैलेंस फोर्स होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसकी वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो अपना ऑर्बिट छोड़ के नहीं जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कभी अगर आप देखो बॉल को रस्सी में बांध के अगर आप ऐसे 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 घुमाओ, ठीक है, तो क्या हुआ, अब आपका जो हाथ है वो भी उस बॉल पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है सेंटर की तरफ। क्यों? क्योंकि आपका हाथ क्या है, सेंटर है, क्या है, सेंटर है, तो आपका हाथ भी उस बॉल पे फोर्स लगा रहा है, तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। और बॉल जो है वो भी क्या कर रहा है, वो भी आपके हाथ पे फोर्स लगा रहा है और उस पर एक और फोर्स लगा है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ। लेकिन जो है आपका हाथ तो भाई उस बॉल से हैवी होगा ना, तो आप फोर्स लगा रहे हो, तो जब भी आप अपने हाथ से वो स्ट्रिंग या वो धागा जो है या वो रस्सी जो है आप छोड़ोगे तो बॉल आपके पास आ जानी चाहिए, क्योंकि क्या है, आपका जो हाथ का वेट है वो ज्यादा है, लेकिन वो क्या करता है, वो आपसे दूर चला जाता है। क्या होता है, आपसे दूर चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये हो जाता है 0, ठीक है। तो बचता क्या है, सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बचता है, सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। इसलिए आपकी बॉल क्या है, वो आपसे दूर चली जाती है। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है 0। अब क्या बचेगा, अब कोई बैलेंस फोर्स तो रहेगा ही नहीं, अब अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। तो जिधर ज्यादा फोर्स का अमाउंट होगा तो जो बॉल होगी वो उस तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि ये जो आज हमने डेरिवेशन किया है और ये जो एग्जाम्पल हमने देखा है तो वो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, अब जो हमने डेरिवेशन देखा, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, हम अब उस पे बेसिस जो है वो न्यूमेरिकल करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।